Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri SNV Khaniyadan. Today we are going to study Social Science, class 10th, chapter 12, Indian Constitutions. तो भारत के संविधान के विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसी से आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। जो भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना दी गई है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, आज उसका महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। उसका महत्व क्या है तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों एवं विचारों का समावेश किया गया है। इसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की मनोभावना का एवं संकल्प का प्रतीक जो है, क्या है इसकी, क्या कहते हैं इसको, प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में यह भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है एवं अंतिम सत्ता जनता में ही निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसमें दो शब्द, इसकी जो प्रस्तावना है इसमें दो शब्द जोड़े गए हैं। एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसमें जो दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, इनका क्या आशय है? तो समाजवादी राज्य का आशय है, समाजवादी राज्य से आशय यह है कि भारतीय समाज जो भारतीय व्यवस्था है समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। मतलब निचले चाहे वो व्यक्ति समाज के किसी भी वर्ग भाग का हो, सबको जो है संविधान की नज़र में, देश की कानून की नज़र में, न्यायालय के समक्ष सबको समानता के साथ सबके साथ व्यवहार किया जाएगा। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवादी जो व्यवस्था है उसको अपनाया जाएगा। पंथ निरपेक्षता से जो आशा है कि संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य को का आदर्श रखा गया है। इसका आशा है कि राज्य सभी पंथों को समान रूप से उनकी रक्षा करेगा एवं स्वयं, ये बड़ी काबिल गौर बात है यहाँ पर, कि जो शासन है वह स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। मतलब सरकार का, भारत की जो शासन है, जो केंद्र सरकार है, भारत की जो शासन प्रणाली है, वह सभी धर्मों को, सभी पंथों को एक समान नज़र से रखेंगे। सरकार किसी एक विशेष धर्म को शासन का धर्म तय नहीं कर सकता। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और धर्म की उपासना करने का और उसके प्रचार प्रसार करने के समुचित अवसर भी दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। हमने देखा था कि भारत की जो संविधान की विशेषताएं थी, है ना, उनके बारे में बात अपन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है अपना, कि भारत का जो संविधान है वह लिखित और इतना विस्तृत क्यों है। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा ने एक निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए यह निर्मित संविधान है। मतलब क्या है कि इसको ऐसे नहीं कि समय समय पर इसमें चीज़ें जोड़ी नहीं गई, एक टाइम फ्रेम के अंदर इसको क्या है, एक प्रारूप समिति थी, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया, फिर उस पर विस्तृत चर्चा हुई, कई दौर की बातचीत चर्चा के बाद जो है इसको अंतिम रूप दिया गया है। इसमें सरकार के संगठन के सिद्धांत, कार्यपालिका, जो सरकार के जो चार अंग हैं, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, तीन इसके जो मेन पिलर्स हैं, 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, उनकी रचना, कार्य, नागरिकों के साथ उसके संबंध, नागरिकों के अधिकार जिनको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं, और कर्तव्य भी, कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य भी जो है संविधान ने निर्धारित किए हैं। उनके विषय में स्पष्ट रूप से उसमें
लिखा गया है, इसलिए हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, विशाल एवं विस्तृत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के वर्तमान जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भारतीय संविधान में शासन संबंधी बातों को विस्तार से वर्णन किया गया है। नंबर 2 है, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में, जिसमें संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को विस्तार से लिखा गया है। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने से भी संविधान लंबा हो गया है। चौथा है, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, यह विश्व के अन्य किसी संविधान में उपस्थित नहीं है। पांचवा है, नागरिकता, राष्ट्रभाषा, सार्वजनिक सेवाओं तथा न्याय व्यवस्था के बारे में विशेष उपबंध हैं। इसी कारण जो संविधान हमारा इतना विस्तृत हो गया है। भारत का जो शासन है वो संघात्मक और संसदीय है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था का आशय क्या है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब इसमें बहुत सारे कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं और इन सभी को जोड़ने वाली एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, जो कि जिसे हम केंद्र सरकार या जो है संघ जो है, इसको अपन यूनियन जो है गवर्नमेंट कहा जाता है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया। इसको ही विकेंद्रीकरण की नीति कहा जाता है और दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र में जो उनके कार्य जो हैं और उनकी सीमाएं कैसी हैं निर्धारित की गई हैं। राज्यों के अपने अधिकार हैं जिन पर केंद्र जो है उनमें दखल नहीं दे सकता और केंद्र के जो हैं अपने अधिकार हैं। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है। इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय जो है जिसे संविधान का संरक्षक कहा गया है, वह संविधान की व्याख्या भी कर सकता है। जिसे केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के मध्य निर्णय करने का भी अधिकार है। अब बात आती है संसदीय शासन व्यवस्था की। तो भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। मतलब क्या है, अध्यक्ष जो है वो पदीय प्रमुख तो होता है लेकिन उसके हाथ में शक्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती। वास्तविक जो शासन जो है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के द्वारा ही चलाया जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण संसद में किया जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में यानी कि कैबिनेट में ही निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो भारत के प्रथम नागरिक की तो अवश्य है, लेकिन वह बहुत सारी जो है स्थितियों में अपना स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता है। उसे मंत्री परिषद की सिफारिशों को ही मानना पड़ता है। इस प्रकार से इसे नाम मात्र की ही जो है कहते हैं जो पावर सोर्स है उसको कहा जाता है। लोकसभा में इस प्रणाली में मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। मतलब क्या है कि यदि एक भी मंत्री या किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वह जो सामूहिक रूप से पूरी सरकार यानी कैबिनेट का ही उत्तरदायित्व होता है। इसे जो है मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। अब बात आती है मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की। तो भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए उसके जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है उनका वर्णन है। नागरिकों की सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं, अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक जो है संबंधित नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यह जो है आपके अधिकार इस प्रकार है। पहला है आपका समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत
भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। भेदभाव, छुआछूत और उपाधियों का जो है अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए ही सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत लोगों को भाषण देने का, अपने विचार प्रकट करने का, शांतिपूर्ण सभा करने का, संघ बनाने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने की आज़ादी, देश के किसी भाग में व्यवसाय की आज़ादी, देश में कहीं भी रहने की आज़ादी प्राप्त है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बिगाड़ लेने तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या जो है जोखिम वाले जो है कार्यों पर लगाने पर रोक लगा दी गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्म यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, अतः प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने का, उनको मैनेज करने का अधिकार है। पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का भी अधिकार जो संविधान हमको देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत जो पहले जो मैंने आपको 5 जो मौलिक अधिकार बताए हैं, यदि उनमें से किसी एक का भी ऐसा उसे लगता है कि इसका मुझे लाभ नहीं मिल रहा है या इसका मुझे उल्लंघन हो रहा है, तो मैं इसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उनके विरुद्ध संवैधानिक उपचारों की मांग कर सकता हूं। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, तब तक आप नोट्स बनाएं और किसी भी समस्या आने पर विद्यालय आकर संबंधित शिक्षक से संपर्क करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।